एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तय किए 8 उम्मीदवारों के नाम। पार्टी ने महिला प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतारा। एनडीए में गिरते कच्चे मांझी और सैनी बना रहे नई रणनीति। गया में पूर्व सीएम मांझी ने फिर सीएम बनने की जताई चिंता, तो मुकेश सैनी ने दिया सरकार बनाने का दावा। विधानसभा के कार्यक्रम से लौटे तेजस्वी का दिखा बीजेपी प्रेम। कई मंत्रियों के साथ मुलाकात के निकाले जा रहे मायने। जेडीयू को साधने की रणनीति। पंजाब के सीएम चन्नी के बिहारियों पर दिए गए बयान पर बिहार में सियासत। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बयान पर जताई आपत्ति। बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ने दिए संदेश। कहा विधानमंडल की गरिमा का रखे ख्याल। वृक्षारोपण कर विधान पत्रिका का किया लोकार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान और अब खबरें विस्तार। बड़ी खबर, पटना में एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। आपको बता दें कि कटिहार से सुनील यादव, पश्चिम चंपारण से मोहम्मद अफाक अहमद चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि मधुबनी से सुबोध मंडल, बेगूसराय से राजीव कुमार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। ये 8 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। कटिहार से सुनील यादव, पश्चिम चंपारण से मोहम्मद अफाक अहमद और मधुबनी से सुबोध मंडल का नाम तय किया गया है। बेगूसराय से राजीव कुमार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सीतामढ़ी से नूरी बेगम, सिवान से अशोक कुमार सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर तय किया गया है उनके नाम को। मुजफ्फरपुर से अजय कुमार यादव और सारण से सुशांत कुमार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कांग्रेस ने एक महिला उम्मीदवार पर भी भरोसा जताया है और चुनावी मैदान में एक महिला उम्मीदवार को भी उतारा है। तो आपको बताते चले कि एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मियां बिल्कुल तेज हैं और ऐसे में एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। करीब 8 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, जिसको लेकर आज ये जानकारी दी गई है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, प्रेस वार्ता अभी नहीं किया गया है। इसको लेकर जब हमने बातचीत भी की थी शकील अहमद से, तो उन्होंने भी कहा था कि फिलहाल उन्हें जल्दबाजी नहीं है। तो सीतामढ़ी से नूरी बेगम, सिवान से अशोक कुमार चुनाव लड़ने वाले हैं और सीतामढ़ी से महिला प्रत्याशी को मौका दिया है कांग्रेस ने। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और एक तरफ आरजेडी और भाकपा माले ने मिलकर 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन अब तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जिस पर कांग्रेस के विधायक शकील अहमद ने कहा कि जिन्हें जल्दबाजी थी उन्होंने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस महागठबंधन में नहीं है। तो अभी तो नोटिफिकेशंस भी नहीं हुए हैं, तो जिनको बहुत जल्दीबाजी थी उन्होंने कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को जल्दीबाजी नहीं, समय पर चीजें हो जाएंगी। पहलवान है लड़ने का, लगातार सवाल भी उठ रहा है। हमारी पुरानी पार्टी है, हमारे ही बल और दुनिया पे सब लोग कायम हुए हैं, तो वो सब बातें छोड़ दी। आपके लिए 3 सीट छोड़ी हुई, उसके क्या कहें? कौन सी सीट है? महागठबंधन के लिए 3 उम्मीदवार ये कह दिया है क्या कि इनके लिए छोड़े हैं? उन्होंने कहा था कि महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। नहीं, ये तो उनका बयान है ना। उनसे क्या मतलब जिनसे गठबंधन नहीं? 3 सीटों में आप लोग को एडजस्ट करें। उनसे क्या मतलब जिनसे कोई गठबंधन नहीं? चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे बिहार विधानमंडल के स्थापना दिवस की। स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को पटना आए और ऐसे में बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में विधानमंडल सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने विधायकों से तर्क और मुद्दों के साथ सदन संचालन में सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही सदन का सत्र निरंतर छोटा होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता भी जताई है। गरिमा और शालीनता के साथ सदन चलाने की भी बात की है। बिहार विधानसभा का ये ऐतिहासिक भवन कि हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं। पूर्व हमारे वक्ताओं ने बताया कि किस तरीके से बिहार और उड़ीसा की प्रांतीय विधायी परिषद की बैठक 7 फरवरी
1921 हुई और इस ऐतिहासिक भवन में हुई। इसलिए हम हमारे पुरातत्व और हमारी पुरातन भवनों को याद कर कर उनकी स्मृतियों को याद करते हैं। बिहार विधानसभा का यह भवन इस बात का साक्षी रहा है कि पिछले कई दशकों से लोकतांत्रिक यात्रा में बिहार में लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है। और इसी अवसर पर आज डिजिटल टीवी की शुरुआत हुई, विधानसभा की पत्रिका का भी शुरुआत हुई। वहीं कार्यक्रम के बाद बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर एक ऐसी तस्वीर दिखी जिससे बिहार के राजनीतिक गलियारे में कई सवाल उठने लगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी के नेताओं के पैर छूते, उनसे गले मिलते नजर आए, उनसे खिलखिलाकर बात करते नजर आए। हालांकि इस दौरान जेडीयू का कोई नेता मौजूद नहीं था और इसको लेकर कई सवाल बिहार की राजनीतिक गलियारे में फिलहाल खड़े होने लगे हैं। पटना में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री सह वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने आवास पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कर्पूरी संकल्प महाअभियान की शुरुआत की। इसके तहत अति पिछड़ा समाज का आरक्षण 18% से बढ़ाकर उसे 33% करने की मांग की गई है और इस मांग के समर्थन में 50 लाख समर्थन पत्र का लक्ष्य रखा गया है। मुकेश सहनी ने कहा कि आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाने के कारण बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो जीरो हैं यानी शून्य हैं। यदि आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ाया जाता है तो अपने दम पर वो सरकार बनाएंगे। जी की पुण्यतिथि पे आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों ने याद किया है और उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग संघर्ष करने का निर्णय लिया है। आज इसके लिए आज हमने 5 वैन को हमने हरी झंडी दिखाया है। पूरे बिहार में घूम घूम कर अति पिछड़ा समाज में जाकर समर्थन पत्र जुटाएंगे। जो 50 लाख समर्थन पत्र जुटाना है और खास करके वीआईपी पार्टी का मांग है कि 15% जो निःशक्त अति पिछड़ा समाज में आरक्षण बढ़ाया जाए। इसके लिए हम लोग अभियान कर रहे हैं। गया में पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से सीएम बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने अपने 7 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि यदि मौका मिले तो जरूर खुद को साबित करूंगा। सबको आप लोग यंग आदमी हैं, खुद समझना चाहिए कहाँ 17 बरस और कहाँ 7 महीने। तो 7 महीना में जो हम किया है वो कोई कम नहीं है गया के लिए, और उस 17 वर्ष में जो कर रहे हैं अपने जिला के, कम से कम एक जिला का तो विकास हो रहा है। बिहार का विकास नहीं हो रहा है, एक जिले का नहीं, बिहार का भी विकास हो रहा है। ऐसा मत समझिए आज 24 घंटा बिजली मिलती है वो बिहार का विकास नहीं है। आज हर गांव में लगभग पक्की रोड बन गई है, वो विकास नहीं है क्या? तो ये सब विकास हुई है। हाँ, और विकास होने की आवश्यकता है दूसरे क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में है, शिक्षा के क्षेत्रों में है, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में है, वहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। दोबारा मुख्यमंत्री बनिएगा तो हो जाएगा। अब हमने कभी मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखा था और नहीं देखा है। अगर मौका मिलेगा तो हम चूकेंगे नहीं। और बिहार के लोगों को लेकर चन्नी के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोग कैसे कैसे बयान दे देते हैं, ये बयान बेहद आश्चर्यजनक है। बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जू सफारी का उद्घाटन किया तो इसके बाद से सियासत तेज हो गई है। बता दें कि अब विपक्ष सीएम से यह सवाल पूछ रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सीएम से सवाल पूछा है कि क्यों हर योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा में ही लागू करते हैं। क्या बिहार की राजधानी नालंदा बनाने का प्लान है क्या? उन्होंने ये भी कहा कि युवा रोजगार को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। और इसी के साथ मृत्युंजय तिवारी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई है। सारा चीज तो बिहार शरीफ नालंदा में बन रहा है। खेल विश्वविद्यालय भी
नालंदा में ही बन रहा है। अब तो बिहार की राजधानी भी नालंदे कर देना चाहिए। पंजाब के सीएम का संदर्भ कुछ और रहा होगा, लेकिन सब लोग ये देश दुनिया में जानते हैं कि बिहारी मजदूर भाई, हमारे श्रमिक भाई अपने मेहनत के बल पर, अपने प्रतिभा के बल पर बिहार के लोग देश दुनिया में अपनी छाप छोड़ते हैं, पहचान बन। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी बिहार के लोगों पर दिए गए विवादित बयान का बिहार में भी विरोध देखा जा रहा है। कदम कुआं थाना में बीजेपी के युवा मोर्चा ने पंजाब के सीएम के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने बिहार और यूपी के लोगों के बारे में जो अपशब्द कहा है कि घुसने नहीं दिया जाएगा, उनका कोई हक यहाँ पर नहीं है, तो हम युवा मोर्चा के साथ ही आज हम लोग पटना के कदम कुआं थाने में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया है। और मेरा मानना है कि हम संविधान में देश के सभी नागरिकों को हर जगह रहने। मुजफ्फरपुर कोर्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया है। सुनवाई की अगली तारीख कोर्ट ने 24 फरवरी को मुकर्रर की है। पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान से आहत होकर सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया है। आज मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। उनके बयान से आहत होकर उन्होंने अपना बयान दिया कि यूपी बिहार के जो लोग हैं उनको यहाँ से वो पंजाब से भगाने का काम करेंगे। तो पंजाब उनकी जागीर नहीं है जो यूपी बिहार के लोग वहाँ से भाग जाएंगे। ऐसा करके उन्होंने बिहार और यूपी के लोगों का अपमान करने का काम किया। इससे आहत होकर मैंने आज मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 295, 295 का 504 और 511 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको माननीय राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिए जाने पर दुख जाहिर करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किया है। श्याम रजक ने कहा कि देश के 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले को केंद्र सरकार लंदन भेजती है और लालू यादव को दोषी बताती है। 95% तो जो हमारे लोग हैं वो लोग जीते हैं, तो उनके पास तो वोटर ही नहीं है। जिनके पास वोटर ही नहीं है तो वो क्या उम्मीदवार देंगे? नाम के लिए दे देंगे। जीत तो हमारी 24 सीट पर होगी, इसमें कहीं दो राह है क्या? लालू जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, खास करके गरीबों, मजलूमों, अक़लियतों, दलितों और सर्वमान्य वर्ग के लोगों के भी जो गरीब गुरबा हैं उसके हितैषी रहे, उसके लोगों को बेजुबानों को जवान देने का काम किया। तो निश्चित तौर पर नेचुरल है कि ऐसे लोगों को दर्द होगा। जिस तरह से न्याय प्रक्रिया में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से चली है इसको आम लोग भी देख रहे हैं। तो जीतन बाबू भी गरीबों के नेता हैं तो दर्द तो उनको होगा ही, लेकिन हमको उसमें राजनीति नहीं, ये तो एक मानवता है, एक संवेदना है, और संवेदना के तहत वो बात कहें वो धन्यवाद के पास। खबरों के सफर में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मंत्री के तौर पर 1 साल पूरा हुआ और DTV का भी 1 साल पूरा हुआ है, तो उद्योग विभाग भी तरक्की कर रहा है और DTV भी बहुत तेजी से तरक्की करे, ऐसी शुभकामनाएं। न्यूज चैनल को 1 वर्ष पूरा करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप निष्पक्ष के साथ आप जनहित तक के समाचार को बरकरार रखें। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आने वाले दिनों में दिन दुगना रात चौगुनी आपका चैनल बढ़े और लोगों को जन जन तक के जो उनकी समस्या है, जो उनकी न्यूज़ है, उसको इसी तरह आप रखने का काम करें। मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं DTV, उनके ओनर्स, उनके एंकर्स, उनके टेक्नीशियंस, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बढ़िया काम कर रहे हैं। जनता की आवाज़ सरकार सत्ताधारी शक्तियों तक आप लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग का प्रचार प्रसार भी बढ़िया चल रहा है। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर मैं देख रहा था,
तो मुझे जानकारी मिली कि साल आप लोग किए हैं। तो मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने पार्टी के तमाम सदस्यों की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही सही न्यूज़, जनता की आवाज़ शक्तिशाली पदों पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाएं, जनता की आवाज़ को बुलंद करें। मेरी शुभकामनाएं। के लॉन्चिंग के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के जो वंचित तबका है उनकी खबरों को हम लोगों के संज्ञान में लाएंगे और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामना है। DTV भारत जिस हिसाब से एक साल शानदार काम किए आप लोग, जन समस्याओं को रखे, चौथे खंबे की महत्वपूर्ण भूमिका को आप सफलतापूर्वक निर्वहन किए। मैं आपके और पुनः आपके माध्यम से सभी आपके दर्शक को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पटना सिटी की। पटना सिटी के अगमकुआ में दिन दहाड़े अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। अपराधियों ने दिन दहाड़े राहुल कुमार नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। दरभंगा में महिला का सर मुंडवाकर चेहरे पर कालीख पोतकर घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने संज्ञान में लिया और एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि पीड़िता के पति रणवीर सदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। की गिरफ्तारी हो गई है और जो वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। और ये घटना 13 तारीख की और इस मामले की जांच वहाँ के बिरौल के डीएसपी हैं मनीष चौधरी वो कर रहे हैं और मौके वारदात पे भी गए हैं। दानापुर पुलिस ने 5 दिनों से लापता युवक का शव बरामद किया है। आपको बता दें कि शव नासरीगंज नदी के नजदीक बरामद किया गया है। लापता युवक के शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घर से न पता है, सब्जी लेने के हिसाब से गया था तकिया पर, वो फिर उसके बाद मिसिंग हुआ। हम लोग रात में 9 बजे से खोजना स्टार्ट किए तो नहीं मिला। फिर 14 तारीख को दानापुर थाना में, चटनी थाना में आवेदन दिया गया। उसके बाद आज के दिनांक आज नसरीगंज घाट के मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में पोखर से एक युवती का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल गांव के बीचों बीच पोखर में युवती का शव मिलने के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। तो फिलहाल आपको बता दें कि शव की जांच में पुलिस जुटी हुई है। शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। 7 फरवरी को बिहार शरीफ के निजी क्लिनिक से नवजात की चोरी का मामला सामने आया था, लेकिन 10 दिन बाद बीत जाने के बाद भी पुलिस नवजात को बरामद नहीं कर सकी है। नाराज परिजनों ने भाकपा माले कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को श्रम कल्याण केंद्र में धरना दिया। भाकपा माले के नेता रामदास अकेला ने बताया कि यदि जल्द ही बच्चे को बरामद नहीं किया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लोग का मांग है कि एक जो चंडी प्रखंड के बच्चा जो है वो जो है मोहन टिशन मांझी टोला के बच्चा जो है आज से 10 दिन पहले यहाँ पर हॉस्पिटल जो सदर हॉस्पिटल है यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में दलाल के जो ले गया और वहाँ से बच्चा गायब हो गया। उसके बरामदी के सवाल पर हम लोग भाकपा माले के लोग यहाँ पर बैठे हुए। रोहतास जिले में प्रशासन ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया। रोहतास पुलिस और एसएसबी के जवानों ने जिले के कैमूर पहाड़ी पर छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने देसी बंदूक कारतूस को बरामद किया। रोहतास के एसपी आशीष भारती ने बताया कि रोहतास पुलिस और एसएसबी ने मिलकर यह अभियान चलाया है ताकि नक्सल गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। रोहतास पुलिस के द्वारा एसएसबी के सहयोग से लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अभी कुछ दिनों पहले नक्सली की गिरफ्तारी भी की गई थी और फिर से अभियान चलाया जा रहा था रोहतासकर पहाड़ी के ऊपर। तो एक जो उस उक्त अभियान के तहत एक देसी एक नाली बंदूक को बरामद किया गया।
समस्तीपुर जिले के दरसिंह सराय थाना क्षेत्र के बसरिया गांव के पास भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई तो दूसरे की मौत इलाज के दौरान हुई। आपको बता दें कि NH 28 पर पिकअप ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि यह हादसा हुआ। बिहार में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और परीक्षा के पहले दिन रोहतास में 1097 परीक्षार्थी शामिल नहीं हुए। प्रथम पाली में 437 जबकि दूसरे पाली में 660 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं 2 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सदर अस्पताल सासाराम में भर्ती कराया गया। पहले 2 परीक्षार्थी थी जी, लड़की जी, दोनों बेहोश हो गई तो उसी को लाए हैं सदर अस्पताल ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए। तो दोनों एक ही सेंटर के थे? दोनों नहीं, एक अलग अलग थी जी, बगल में को सिरसा का था जी, उसी में थी, दोनों को लाए हैं जी। पटना सिटी में राधा कृष्ण प्रतिमा का चौथा स्थापना दिवस गायघाट के पौराणिक संकट मोचन हनुमान मंदिर दुर्गा स्थान में मनाया गया और उस दौरान बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज पटना के सचिव डॉक्टर अजय प्रकाश ने गरीबों के बीच भोजन का वितरण किया। डॉक्टर अजय प्रकाश ने कहा कि जिस चीज की आवश्यकता होती है यदि वो मिल जाए तो सुख की प्राप्ति होती है। तो आपको बता दें कि पटना सिटी के गायघाट स्थित पौराणिक दुर्गा स्थान में आज डॉक्टर अजय प्रकाश ने भोजन का वितरण किया, गरीबों से आशीर्वाद लिया। तो पटना सिटी की यह तस्वीर दिखा रहे हैं जहां राधा कृष्ण प्रतिमा का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया है। सैकड़ों गरीबों के बीच भोजन का वितरण किया गया है और इस भोजन का वितरण किया है डॉक्टर अजय प्रकाश ने। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह चीज़ जब मिल जाता है तो ईश्वरीय सुख मिलता है। उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आपके पेट में जो भूख लगती है वो जब तृप्त होता है तो ईश्वरीय सुख मिलता है। और कुछ कमियों के कारण, कुछ परेशानियों के कारण कुछ लोगों को भोजन की समस्या में आती है। ऐसे स्थिति में अनवरत भोजन वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। कोविड काल में भी होता था, अभी भी हो रहा है और ये लगातार अभी चलता रहेगा। शहर के विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न स्थानों पर भोजन वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। जैसे रेडियो स्टेशन हो गया, स्टेट बैंक के सामने जो गांधी मैदान है वहाँ हो गया, यहाँ हो गया। इसके बाद भी लगातार अभी चलता रहेगा ये कार्यक्रम, क्योंकि आत्मसंतुष्टि, भोजन करने के बाद जो आत्मसंतुष्टि लोगों को होती है, किन्हीं भी परेशानियों से उन्हें जो नहीं प्राप्त हुआ, उसे देने में हम लोगों को भी बहुत ही आनंद आता है। और जनमानस किसी भी कारण से पीड़ित हो उसकी सेवा करने में भी हम लोगों को आनंद आता है। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर पौराणिक हनुमान मंदिर देवी स्थान करनालगंज गायघाट में यह निःशुल्क भोजन वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जिससे लोग खा करके संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं और हम लोगों को भी सुख मिल रहा है। और समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल में 3 दिनों तक चलने वाले उर्स ए मुबारक के मौके पर स्थित बाबा के मजार पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ बिहार, झारखंड, नेपाल, बंगाल, ओडिशा सहित कई राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। वहीं यहाँ पहुंचकर चादरपोशी करने वाले लोगों का कहना है कि दिल से मन्नत मांगने पर सारी मुरादें पूरी होती हैं। मजार के मुजारी ने बताया कि ये इलाका पूरी तरह से सुनसान था, पानी की काफी किल्लत थी और उस वक्त जब बाबा ने दुआ की तब बूढ़ी गंडक नदी से एक नहर बाबा के मकबरे के पास से गुजरी और पानी की किल्लत कम हुई। और अब खबर झारखंड की। रामगढ़ के मांडू थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर आलू लदे ट्रक ने स्कूल जा रहे 12 साल के छात्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे छात्र की मौत हो गई। वहीं आक्रोशित लोगों ने रांची पटना नेशनल हाईवे को जाम कर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराकर सड़क जाम हटाया।
और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।